बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और बाइबल के देश में ये जो किताब मैंने अर्ज की, तो ये खास तौर पर इसका टारगेट यही था कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की हिस्ट्री के कुछ खास एरियाज को हम देख सकें कि जिसमें कोई अहम वाक़यात हुए हों। तो इसको पिछले लेक्चर्स में अर्ज कर रहा था और हम मिस्र की हिस्ट्री पे हम पहुंच गए थे। तो याद होगा पिछला लेक्चर आपने अगर सुन लिया तो हम सुएज नहर तक पहुंच गए थे और उस वक्त इख्वानुल मुस्लिमीन की बात करने लगे थे, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लंबा हो गया था तो इसको मैं आगे बयान करता हूँ। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि पहले सफ़र के अंदर हम काहिरा तक पहुंच जाएं, जो कि मेन कैपिटल है इजिप्ट का। तो पहले इसकी तफसील अर्ज करता हूँ, फिर इख्वानुल मुस्लिमीन की बात भी हम कर लेंगे। तब ये देखिए, मिस्र में पाकिस्तान का एक आर्मी स्टेट ही है, यानी शर्म शेख से लेके काहिरा तक हर शहर में जगह जगह, जैसे मैंने अर्ज किया था कि उस जमाने के सदर हस्नी मुबारक की तस्वीर हर तरफ नजर आई थी, जो कि एयरफोर्स की चीफ वो थे उस जमाने में। तो अब हम जॉर्डन में, जैसे मैंने उस वक्त अर्ज किया कि वहां पे बादशाह की हर तरफ तस्वीर आ रही थी, तो सेम बिल्कुल यही कल्चर इजिप्ट में था कि हस्नी मुबारक साहब की पूरी तस्वीर जो है वो हर चौक पे जो है वो नजर आ रही थी। और वो 1981 से लेके इनकी हुकूमत चलती रही 2011 तक। तो ये था, और एक तरह की एक मईशत और सियासत पूरी की पूरी, उसमें मिलिट्री का एक कब्जा, इसी तरह से कल्चर यही रहा है इजिप्ट में। तो फिर सदारती इलेक्शन के अलावा किसी और उम्मीदवार का हिस्सा लेने की इजाजत भी नहीं होती थी कि इलेक्शन में कोई आ सके। तो ये उस जमाने का था। वो खैर बाद में उन्होंने जरा किसी हद तक ओपन किया अपने कल्चर को, लेकिन ये काफी लंबे अरसे तक ऐसा ही रहा इजिप्ट का कल्चर जो है। अच्छा, पाकिस्तान की तरह इसका एक पार्लियामेंट भी मिलिट्री के अंडर ही काम अभी तक करती है, और मिस्री फौज का किरदार भी पाकिस्तानी मिलिट्री की तरह है, और एक मुल्क के मामले में दोनों शेर हैं। अलबत्ता दुश्मन के मुकाबले में इजिप्ट की जब जंग हुई थी इसराइल से, तो बिल्कुल वही सिचुएशन थी कि जैसे पाकिस्तान की 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, तो सेम वही वैसे ही सिनेरियो 1967 में इजिप्ट की इसराइल के साथ जंग में हुआ था सिलसिला। तो वही था मामला। ये तो कल्चर की बात है इजिप्ट की। तो खैर, मिस्र में रोजमर्रा इस्तेमाल की आम अशिया की कीमतों के हिसाब से मैंने जरा थोड़ा कैलकुलेट किया कि देखूं कि कितनी महंगाई कितनी है। तो अशिया की कीमतें तकरीबन वही लगी कि जो सऊदी अरब में, लेकिन यहाँ के लोगों की जो आमदनी है वो देखी तो बिल्कुल पाकिस्तान जैसी। तो इससे आप जरा इमेजिन कर लें कि इस तरह से इजिप्ट में इनकम तो बहुत ज्यादा नहीं है, लोगों की सैलरी इतनी नहीं, लेकिन खर्चे जो है घर के वो उतने ही होते हैं कि जैसे सऊदी अरब में होते हैं। तो इसलिए इजिप्शियंस का मैंने यही देखा कि वो कोशिश यही करते रहे कि सऊदी अरब या अरब अमारात, कुवैत, जहाँ पे भी जॉब मिले, या यूरोप अमेरिका में भी जहाँ पे भी हो, तो लोग चलते रहे। खैर, ये एक अच्छी चीज नजर आई कि पेट्रोल बहरहाल एक सस्ता नजर आया वहां पे, यानी उतना ही था कि जैसे सऊदी अरब में जितना सस्ता था उस जमाने में 2007 में, तो ऐसे ही इजिप्ट में भी ये था। लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद के मुताबिक महंगाई था, क्योंकि इकोनॉमी उनकी वो बहरहाल खराब थी। और बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में
एलपीजी के जरिए ही गाड़ियां और रिक्शे इस तरह चलते, तो सेम ऐसे ही मिस्र में भी वही सिचुएशन नजर आई। नासिर जो डिक्टेटर थे इजिप्ट के, इनके दौर में जो नेशनलाइजेशन के एक मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया था। अच्छा, सेम पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी देखें तो सेम ऐसा ही था कि भुट्टो साहब की जब वो हुकूमत बनी थी 1972 में, तो उस वक्त उन्होंने भी नेशनलाइज किया था पूरी इंडस्ट्री को। तो उसके बाद से पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी किस तरह से मुश्किलात में आई थी, लेकिन चलो उसके बाद फिर काफी अच्छे खासे 30 साल के बाद कुछ इकोनॉमी बेहतर हुई, लेकिन फिर करप्शन आई तो वो मामला वो आपके सामने है, जो आप टीवी में और अखबारात में जो आप सुनते ही। तो सेम मिस्र की भी वही सूरत हाल थी, क्योंकि इजिप्ट के अंदर भी बेरोजगारी बहुत कॉमन थी, तो इसलिए इजिप्शियंस भी यही कोशिश करते हैं कि और मुल्कों में जॉब मिले तो चलो आमदनी अच्छी आ जाए। तो यही था। अफरादी कुव्वत का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पे वो इजिप्ट में ज्यादा है, क्योंकि मिस्र का जो 6% रकबे बस ऐसा है कि जहाँ पे एक एग्रीकल्चर हो सकती है, जिसको डेल्टा कहते हैं। यानी दरिया नील तो बहुत गहरा दरिया और है, लेकिन वो ऐसा है कि वो सूडान से एंटर होके इजिप्ट में आता है, तो फिर ये मुसलसल पहाड़ी इलाके में चलता चला आता है। उसके बाद काहिरा में जब वो पहुंचता है तो तब जाके ये डेल्टा बनता है, तो फिर वो एक पूरा एग्रीकल्चर का एरिया बनता है। तो ये इजिप्ट की सूरत हाल ये। तो खैर हम स्विस से निकले तो अब वो डेल्टा का एरिया था, और ये बिल्कुल ऐसा ही मंजर नजर आया कि जैसे पंजाब का या सिंध का देहाती इलाकों में जो होता है, सरसब्ज लहलहाते खेत, ट्रैक्टर, ट्रालियां और सुर्ख ईंटों के मकानात, उड़ती हुई धूल ये हर तरफ नजर आ रही थी, और देहाती छप्पड़ ऐसे ही थे कि जैसे उर्दू में जौहड़ आप कहते हैं, तो ये हर तरफ यही नजर हमें आए। तो खैर सुएज शहर से हम निकले तो 1 घंटे के अंदर ही हम काहिरा शहर में एंटर हो गए। कितना करीबी है, यानी अराउंड कुछ 60-70 चले कह ले 80 किलोमीटर, बस इतना ही है, तो हम पहुंच गए। खैर अब चूंकि गूगल अर्थ पर काहिरा शहर का पूरा नक्शा मैं समझ चुका था कि कहाँ पे किस जगह पहुंचना है, तो इसके लिए अब मैंने ये देखा कि बजाय शहर में हम एंटर हो, तो इसके लिए एक रिंग रोड बना हुआ था उस जमाने में। अच्छा, पाकिस्तान में जैसे लाहौर में और फिर कराची में भी रिंग रोड उसके बाद बने, लेकिन कायरा में इन्होंने पहले बना दिया था रिंग रोड। तो खैर हमने यही किया कि रिंग रोड में ट्रैफिक से हम बच सकेंगे, तो इसलिए उसमें आए। काहिरा अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया में ये 2007 में ये 16वां बड़ा शहर समझा जाता है। यानी इतनी बड़ी आबादी है कि 1,60,00,000 के करीब थी। अब आप गूगल में आप सर्च कर ले तो शायद आपको आबादी ज्यादा नजर आ जाए। अच्छा, ये शहर मशहूर हुआ, इसकी सबसे जो बड़ी शख्सियत अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं कि जब इन्होंने इजिप्ट फतह की थी तो इन्होंने ये शहर बनाया था, और इसका नाम रखा था फुस्तात। यानी वो क्यों था कि उमर रदियल्लाहु अन्हु की हुकूमत थी, तो उन्होंने स्पेशली ये किया था ताकि अब मुसलमानों पर इजिप्ट के कल्चर के असरात ना आए, तो उन्होंने ये फरमाया था कि आप एक अलग कंटोनमेंट आप बना लीजिए। कंटोनमेंट क्या है कि अपना कैंट मिलिट्री का वो आप बना लें। तो उन्होंने एक फुस्तात, एक छोटा सा एक शहर बनाया था।
तो वो जाहिर है कि मिलिट्री की आबादी, कैंट बहुत बड़ा नहीं होता, तो ऐसा ही था। लेकिन बहुत अरसे बाद जब फातमी हुक्मरानों ने, जो इस्माइली फिरका के हुकूमत जब बनी थी, तो इन्होंने इस शहर को अपना कैपिटल बना दिया था और इसका नाम उन्होंने काहिरा रखा था, और वहां से लेके अब तक ये चला आया। पहले तासुर में जो पहला उसका एक इमेज इस शहर का मुझे नजर आया, तो बिल्कुल लाहौर कराची से ज्यादा मुतासिर कुन न लगा मुझे। बस इतना ही, ऐसा ही था जैसा लाहौर या कराची में होता है, क्योंकि काहिरा से दरियाए नील जो है ये इस काहिरा शहर के अंदर से गुजरता है, और तारीखी मुकामात को आप अलग कर लें तो ये आम सा शहर है, जैसा को पाकिस्तान का कोई भी अब शहर आप समझ सकते हैं, जिसमें गर्दो गुबार और गाड़ियों के धुएं और खलीजी ममालिक के शहरों के निस्बत काफी गंदा सा शहर ही मुझे महसूस हुआ। अहले मिस्र की आबादी का 25% आबादी जो है वो इसी एक शहर काहिरा में ही रहती है, यानी बाकी जो छोटे छोटे शहर हैं उसमें थोड़ी आबादी है, लेकिन ज्यादातर लोग वो इसलिए कि जॉब्स इनको आके काहिरा में ही मिलती हैं, तो इसलिए वो इसमें आते हैं। तो रिंग रोड से बाहर अल काहिरा अल जदीद का इलाका मुझे नजर आया, तो ये पोश इलाका आप कह सकते हैं, एक रिहायशी कंपाउंड नजर आए थे। अच्छा, ये नए उस जमाने में ये बने थे और इंतहाई अमीर तरीन लोगों ने यहाँ पे एक तरह का बना। ये बिल्कुल सेम वही चीज है कि जैसे अब इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में नए नए एक कंपाउंड सोसाइटीज बन रही हैं, जैसे मसलन आप लाहौर में ही देख लें कि जैसे बहरिया टाउन है, अच्छा कराची में भी ऐसा ही बना है, इस्लामाबाद में भी और पिंडी में भी ऐसा बना है, तो फैसलाबाद में भी अब इसी तरह से एक सोसाइटीज बन रही हैं। तो सेम वही सिचुएशन ही मुझे उस वक्त नजर आई 2007 के इस सफर में। तो पाकिस्तान में भी देखिए तो वही कल्चर नजर आया। खैर हम आगे पहुंचे तो अब इसके पोश इलाकों के अलावा काहिरा में देखा तो कच्ची आबादियां भी नजर आई। तो सऊदी अरब में अमीर और गरीब इलाकों में फर्क होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। यानी मैंने जैसे जद्दा में, रियाद में, दमाम में भी शहर में सऊदी अरब में देखे तो गरीब इलाके भी देखे, तब भी रीजनेबल है, कोई बहुत गंदे किस्म के इलाके नहीं लगे, यानी बड़े अच्छे साफ सुथरे इसी तरह से मैनेज अच्छी तरह से हुए नजर आए थे। लेकिन पाकिस्तान में भी आप देख लें, इजिप्ट में भी देख लें, तो दोनों में कच्ची आबादियां ऐसी सेम नजर आए कि गरीब लोगों के लिए इलाकों में कम से कम जिंदगी की बुनियादी सहूलियात के पक्की सड़कें, सीवरेज, बिजली, पानी, पेट्रोल ये होता है। लेकिन मिस्र में अमीर और गरीब का फर्क पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा मुझे महसूस हुआ, यानी वो फैसिलिटीज अच्छी नजर नहीं है। तो बहरहाल ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप जब जाएंगे, आप टूरिज्म करेंगे तो फिर आपको आएगा। अच्छा, आप कहेंगे कि जी इस काहिरा देखने में क्या चीज है, तो असल चीज देखने का एहराम है, जो कि बहुत सारे फराइन के, यानी एक फिरौन तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला, और फिर इसके अलावा दीगर जितने भी बादशाह गुजरे, तो उन बादशाह का टाइटल था फिरौन का, तो उन सब के एहराम वो मौजूद है। तो खैर थोड़ी देर में हम दरिया नील नजर आया, इसको तफसील तो मैं आगे अर्ज करता हूँ। तो खैर हम क्रॉस करके, ब्रिज क्रॉस करके एहराम तक पहुंच गए। काहिरा दरिया नील के मशरकी किनारे पर ज्यादा आबादी है, जबकि मगरबी किनारे पर एक इसको जीजा कहते हैं, शहर कहते हैं, और एक अलग गवर्नरेट का हिस्सा कहते हैं। लेकिन अमली तौर पे प्रैक्टिकली आप देखें तो काहिरा और जीजा ये एक ही शहर है। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे लाहौर और शादरा है जैसे, तो सेम बिल्कुल वही सिचुएशन वहां पे भी वही नजर आई कि काहिरा के अहराम जीजा आबादी के करीब है बिल्कुल।
तो जैसे हम लोग अहराम पहुंचे तो एजेंट टाइप के लड़के बड़ी तेजी से जनाब हमारी तरफ आए और यलगार कर दी उन्होंने। ये लड़के हम पर इस तरह से टूट पड़े थे कि जैसे अयूबिया और नथिया गली में आते हैं तो अच्छा, अब इतना कल्चर पाकिस्तान में नहीं रहा, लेकिन पहले था कि आप यसवात में अब चले जाएं तो बहुत सारे लड़के आके जनाब आपको वो सेल और अपनी ऑफर करने की करते थे। तो सेम वही मिस्र में भी वही आई। हमारे यहाँ के लड़के बहरहाल निस्बतन काफी महजब महसूस हुए, लेकिन इजिप्शियन लड़के ये तो सियाहों को गलत मालूमात देकर अपनी खिदमात पेश कर रहे थे। तो इनके निमटने का तरीका मुझे अच्छी तरह मैं जानता था, इसलिए जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। इजी नहीं हुआ, इतना इजीली हम जान छुट गई उनसे। अच्छा, उसमें क्या कि वो बहुत सारी ऑफर वो करे आए जी, हम आपको आराम दिखाएंगे, हम ये करेंगे ये करेंगे, वो करते हैं। और वो प्रैक्टिकली ये खुद जो इजिप्शियन कोलीग है उन्होंने बता दिया था मुझे, इसलिए मुझे इसको बचना आसान हो गया था। तो खैर एहराम के मुहावजों से अब हुआ तो उन्होंने ये मालूम हुआ कि एहराम देखने के लिए एक उन्होंने टाइम तय किया हुआ है 7:30 बजे सुबह से लेके 4 बजे शाम तक। तो अब हम लोग जब वो एंटर हुए तो 4:30 हो गए थे, तो इसलिए एहराम पे पूरी उन्होंने एक बाउंड्री एक बना दी हुई है, तो वहां पे आप एंटर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम नहीं पहुंचे वहां पे। तो मगरिब का वक्त 8 बजे था, तो इन्होंने 4:30 बजे ही बंद कर दिया हुआ था एहराम को। हमने कहा चलो यार अभी नहीं देख सकते, चलो कल देख लेंगे। तो हम फिर खैर वापस रिंग रोड पर वापस आए और फिर नील की तरफ चले, उसी दरिया की तरफ। दरिया नील कॉर्निश का एक रोड है। कॉर्निश क्या है कि ये दरिया के साथ साथ रोड जो चलता है। तो खैर हम कॉर्निश की एग्जिट से निकलकर हम लोग नील की कॉर्निश पर आ गए, और अब ये रोड नील के दोनों किनारों के साथ बनी हुई है, यानी नील के एक तरफ और दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ ये रोड ऐसे बने हुए। तो खैर कॉर्निश से आमतौर पर दरिया नील नजर नहीं आता, ये एक मुसीबत है। यानी वरना कॉर्निश में तो ये खूबसूरती हो ना कि आप दरिया के साथ साथ आप कर रहे हैं ट्रेवल तो आपको नजर भी आए, लेकिन दरिया नील नजर नहीं आता। वजह क्या है कि बीच में जरा सी जो जमीन जितनी थी, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स ये सब बीच में बने हुए और उनकी बिल्डिंग्स बन गई थी, तो इसलिए दरिया नील नजर नहीं आ रहा था। तो खैर पहला रेस्टोरेंट हमें नजर आया मरीना क्लब, यानी एक तरह का वो आया। हमने कहा चलो अब देखते हैं दरिया नील को इस शाम में कैसा नजर आएगा। तो खैर हम रुके तो एक साफ सुथरा और काफी बड़ा रेस्टोरेंट था। होटल में क्लासिकी इजिप्शियन म्यूजिक चल रहा था, और ये म्यूजिक बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे आप कराची से गवादर जाते हुए आप सुने तो बस वैसी म्यूजिक ही थी, जो आप बिल्कुल यही कह लें कि मकरानी मौसीकी में जिस तरह से पश्तो म्यूजिक आप जैसे सुन लें, तो इसी को आपको वो इजिप्शियन म्यूजिक आपको सेम वैसी नजर आएगी। यानी होगी तो अरबी में, लेकिन आपको फील यही होगा कि आप पश्तो म्यूजिक ही आप सुन रहे हैं। तो खैर क्लासिकल म्यूजिक से बिलखुसूस सख्त चिढ़ मुझे है, मुझे नहीं अच्छी लगी कभी भी। तो एक खैर है, हर एक का अपनी फीलिंग होती है, आपको हो सकता है अच्छा लगता हो। तो बहरहाल हम कर रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अब खास तौर पर ये किया कि नील के किनारे पर जो कुर्सियां लगी हुई थी वहीं पे हम बैठ गए। हमने कहा कि जरा दरिया नील को थोड़ा सा एंजॉय करें, कि अभी मगरिब में थोड़ा टाइम था तो उसको हम जरा एंजॉय करें थोड़ा सा। किसी भी कौम की मौसीकी इसके मजाज की अक्कास होती है। मसलन पंजाब में आप सिखों की देख लें तो इनकी शादी ब्याह के साथ जनाजे में भी एक ढोल के साथ उनका म्यूजिक चलता है। ये देखिए कि म्यूजिक क्या है कि वो भी उस
कल्चर का एक पूरा मजाज जो है वो भी सामने आ जाता है। तो खैर उर्दू शायरी हमारे यहाँ है तो जो अल्फाज का एक तोता मैना और तखय्युल की परवास के लिए मशहूर है, तो इसी तरह हर कौम की अपने अपनी म्यूजिक और उसकी शायरी में इसी तरह से आपको असरात यही नजर आते हैं। एक शायरी इंसान को इसकी हकीकी जिंदगी से काट कर एक ख्याली दुनिया में ले जाता है, जहां वो जिस तखय्युल की जिस वादी में चाहे भटकता है फिरता है इंसान। फिर तो शायरी यही होती है। अच्छा लोग तो वैसे खुद बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन म्यूजिक में जब सुन लें तो वो जरा ज्यादा एक क्लियर वो शायरी सामने आती है। तो जब तखय्युल से निकलकर इंसान हकीकी जिंदगी में आता है तो हकाइक की तलखी से इसे कुछ ज्यादा ही तल्ख महसूस होती है। अब मुझे जाती तौर पर तखय्युल से लुत्फ अंदोज होने के बजाय जिंदगी की एक रियलिटी को देखना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ वो कितनी ही तलख क्यों ना हो, फिर भी बहरहाल वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन तखय्युल आप कर लें शायरी में और उसमें खुश हो जाए, लेकिन उसके बाद बैठ के रोना पीटना ही रह जाता है बाकी। तो ये बहरहाल मेरा एनालिसिस है। अब आप इससे जरूर इख्तिलाफ आप करें जनाब, आप जिस तरह से सोचते हैं तो आप उस तरह से सोच लें जनाब। तो ये वजह थी कि मैं म्यूजिक की बजाय सुकून और एक खामोशी से एंजॉय करना ये मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। जाहिर है मेरी अपनी फीलिंग है, आपकी अपनी फीलिंग होगी, आप अपनी को इस तरह से सोच सकते हैं आप। तो जनाब पसंद नापसंद हर एक की अपनी अपनी इंसान का अपना होता है। तो खैर अब हम दरिया नील के किनारे पे बैठे ये पिक्चर मैंने बनाई, ये आपके सामने। अब हम फितरत की निहायत ही करीब हालत में थे। ज़ाहिर कि अभी रश नहीं था, एक बहुत बड़ा सुकून नजर आ रहा था। ढलता हुआ सूरज, सुनहरी सी धूप, नील का पुरसुकून नीला पानी। अच्छा ये दरिया नील की खूबसूरती आई कि बिल्कुल ब्लू कलर का पानी यही नजर आया इसमें। दरिया के दरमियान सरसब्ज जजीरे वो भी नजर आया इसमें। परिंदों की चहचहाट चहचहाट ये इतनी अच्छी, और सरसराहट पानी का एक अपना एक उसका म्यूजिक वो ज्यादा मुझे अच्छा लगा इसमें। अब फजा में एक खास किस्म की रोमानियत एक खुद नेचर के अंदर नजर आ रही थी, और इस रोमानियत के बारे में अहले बरे सगीर अजीब किस्म के अफरातो तफरीत में बहरहाल आपको नजर आएंगे। आपको खुद भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि एक तरफ तो इनके यहाँ मर्दो जन पर अजीब व गरीब पाबंदियां भी हैं, लेकिन उसके साथ फिर शायरी को पढ़ लें और म्यूजिक को पढ़ लें तो उसके यहाँ फिर एक उल्टा मामला वो आपको नजर आता है। एक रोमांटिक दास्तानों का इख्तिताम शायरी में वो शादी पे तब होता है। तो अजीब बात यह है कि रोमांस का उसूल शुरू होना चाहिए तब कि जब शादी हो आपकी, लेकिन लोग शादी होने से पहले ही अपने रोमांस उस वक्त शुरू करते हैं, और जब शादी हो जाए तो फिर उसके बाद रोमांस खत्म हो जाता है। तो बहरहाल जनाब ये मेरा तजिया, आप जरूर इख्तिलाफ आप कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारे कल्चर में बहरहाल ये चीज है। हमारे माशरे में शौहर और बीवी का एक रिश्ता, मोहब्बत, रोमांस और दोस्ती, ये एक पूरी उर्दू की शायरी में आपको कमी नजर आएगा। बल्कि आका या गुलाम या महजूम और खादिम का रिश्ता ही आपको शायरी के अंदर भी, और उसके साथ कुछ और आप बुक्स में पढ़ेंगे तो इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में आपको यही चीज ही नजर आएगी। लेकिन रोमांस की पूरी कहानी वो शादी से पहले चल रही होती। तो इस फलसफे के बायस खवातीन के लिए एक इज़्दवाजी जिंदगी में अमूमन कोई कशिश बाकी नहीं रहती। हकीकत यह है, इसके बायस इसकी दिलचस्पी का मरकज
शौहर के बजाय अपने बच्चे और घर ही रह जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि शौहर की दिलचस्पियां घर से बाहर की सरगर्मियों में लग जाती है, और अगर कोई ज़न-ओ-शो के ताल्लुक को सही मानों में इंजॉय कर सके इंसान, तो इसके लिए फिर वो अपनी ले के लोग फिर क्या करते हैं, उसका रोमांस जो है वो फिर घर से बाहर शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ की एक गलत एक्सट्रीमिज्म हमारे यहाँ ये मौजूद है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इसके लिए आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप ये मैं शेयर करूंगा आपसे। डॉक्टर अरशद जावेद साहब ने एक बुक लिखी है कि जिसका ताल्लुक कि आपका सेक्स से, इसके तरीके उन्होंने तफसील से इसमें बयान किए हैं। तो ये लिंक आपके सामने आ रहा है, अगर यही लिंक है तो आप इसमें कर लें, वरना आप वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अब दरिया नील अपने 7,000 किलोमीटर पे आके इख्तिताम पर होता है जाके वो, यानी इजिप्ट में काहिरा के बाद मजीद 100-200 किलोमीटर पे जाके इसे फिर बहरा रूम, जिसे आप रोमन सी कह लें, तो इसी में जाके फिर वो खत्म होता है। यानी इतना लंबा, ये दुनिया का सबसे तवील तरीन दरिया ये है नील जो है। लेकिन ये एक बहरहाल बड़ी खूबसूरती इसमें थी कि इतने लंबे सफर के बाद भी दरिया नील अभी भी लबालब भरा हुआ था, और आसमान का नीला रंग दरिया नील से पूरी तरह एक मुनक्स हो रहा था इसमें। असल ये नेचर का सीन था। तो बगैर किसी तासुब के मैं ये कहूँगा कि वाकई इतना खूबसूरत दरिया मैंने इससे पहले नहीं देखा। आप हो सकता है आप इख्तलाफ करें, आपको कोई और ज्यादा अच्छा लगे। तो थोड़े अब मैं तफसील अर्ज करता हूँ दरिया नील की कि इसकी क्या खसूसियात हैं। दरिया नील को दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, अच्छा बात इख्तलाफ ये भी है, दूसरा बड़ा दरिया भी कहा जाता है। तो ये दुनिया के ज्यादातर दरिया शुमाल से जुनूब की तरफ ही जाते हैं, लेकिन दरिया नील में एक उल्टा मामला है कि ये जुनूब से शुमाल की तरफ जाता है। यानी यही वजह है कि अहले मिस्र जुनूबी मिस्र को बलाई मिस्र यानी अपर इजिप्ट इसको कहते हैं, और जो शुमाली इलाका इसको लोअर इजिप्ट कहते हैं। अच्छा वो क्यों? इसलिए कि दरिया यहाँ पे शुमाल में आके खत्म होता है। अच्छा पाकिस्तान में उल्टा है ना मामला कि हमारे यहाँ शुमाल से दरिया सारे चलते हैं और जुनूब में जाके खत्म होते हैं, तो लेकिन इजिप्ट में इसका उल्टा मामला है। तो हम लोग जो पाकिस्तान से आए थे, इसलिए एक पूरी टर्मिनोलॉजी ये जो है ना, जो लोअर इजिप्ट, इसको एक डाइजेस्ट करना जरा मुश्किल लगा था उनसे बात करते हुए। तो बहरहाल तो खैर दरिया नील दरअसल 2 दरियाओं का मजमुआ है। इसकी एक शाख है जिसको एक अजरक, बहर अजरक उसको अरबी में कहते हैं, उर्दू में आप चाहें तो नीला दरिया कह लें आप इसे। ये वो है कि जो इथोपिया से जो तराना झील से शुरू होता है ये दरिया, और फिर सूडान का जो दारुल हुकूमत खर्तूम है, यहाँ के दूसरा दरिया जिसको बहरे अबीद यानी ये सफेद नील जो है ये आके उसमें मिलता है। ये दोनों दरिया खर्तूम में जाके इकट्ठे होते हैं। तो बहरे अजरक तिराना झील की करीब निहायत ही खूबसूरत आबशार की शक्ल इख्तियार करता है। तो ये इसका सिचुएशन है। सफेद नील का सफर बहुत लंबा है, क्योंकि इसका ये शुरू होता है झील विक्टोरिया से, जो कि कनाडा की झीलों के बाद रुए जमीन पर मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा है, जिसको विक्टोरिया झील कहते हैं। चाहिए आप कहेंगे कि जी आप ये क्यों इसको विक्टोरिया क्यों? ये असल में उस जमाने में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो इनकी जो क्वीन थी विक्टोरिया, उनके नाम पर उन्होंने इस झील का नाम ये करा और वो मशहूर यही हो गया। तो इसलिए ये इस लिहाज से तो ये झील कीनिया, युगांडा,
तंजानिया और रवांडा, इन चारों मुल्कों के साथ ये झील आती है। यानी उसका ये चारों जो अफ्रीकी मुल्क बने तो इनको इस तरह से किया। अच्छा, ये क्यों बनाया गया? जाहिर है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर अंग्रेजों की और इसी तरह फ्रांस की भी इन इलाकों में थी हुकूमत, तो उन्होंने फिर इसका पूरा जो बॉर्डर्स है उन्होंने तय किए और करके इसको बना दिया हुआ। तो ये पूरा इलाका बहुत से झीलों है फिर हैं अफ्रीका में, और विक्टोरिया से निकलकर दरिया नील, झील क्योगो से होता हुआ ये झील अल्बर्ट तक पहुंचता है तो ये सूडान में आ जाता है। सूडान रुकबे से एतबार से अफ्रीका और मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क समझा जाता था। जब मैंने सफरनामा लिखा 2007 में तो उस वक्त सूडान सबसे बड़ा मुल्क, मुस्लिम मुल्क समझा जाता था। लेकिन 2011-12 में आके फिर ये हुआ कि सूडान की दो शाखें बन गई, जिसमें क्रिश्चियंस की जो मेजॉरिटी है तो वो एक अलग मुल्क बन गया, और बाकी जो है वो सूडान अब ये बन गया। लेकिन उस जमाने में तो ये सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कहलाते थे। सूडान से गुजरता हुआ फिर दरिया नील इजिप्ट में आता है, और यहाँ से बड़ा डैम ये इजिप्शियंस ने बनाया हुआ है जिसे स्वान डैम कहते हैं। अब इजिप्ट के सैराब कराता हुआ ये दरिया काहिरा के करीब दो शाखों में तकसीम होता है। ये काहिरा के पास आके दो शाखें बनती हैं, फिर आगे जाके यही दरिया के और बहुत सी शाखें बन जाती हैं, इसलिए इसको डेल्टा कहते हैं। और ये शाखें सारी जाके फिर रोमन एक रूम सी जो है उसके अंदर जाके ये खत्म होता है सिलसिला। तो जनाब ये सिनेरियो तो ये है। अब दरिया नील दौरे कदीम से अफ्रीकी तहजीबों का मरकज रहा है। अच्छा, वो क्यों? यानी हुआ यही था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे मशहूर है ना, साम, हाम और याफिस। तो इनके बेटे जो हाम रहमतुल्लाह अलैह, इनकी औलाद आके अफ्रीका में सेटल हुई थी, और जो साम थे तो उनकी पूरी नस्लें मशरिक वुस्ता आप कहें, यानी वो इराक में सेटल हुए, फिर इराक से आप कहें तो आगे ले जाके फिर वो फलस्तीन, सऊदी अरब का इलाका, यमन, इस सब में ये सामी नस्ल ये है। और तीसरे बेटे थे याफिस रहमतुल्लाह अलैह, तो इनकी जो नस्लें हैं ये वस्ती एशिया आप कह लें, यानी इन्हीं से दो बड़े मशहूर बादशाह गुजरे, एक का नाम याजूज था और एक बादशाह थे याजूज। तो वहीं से ये मशहूर याफिस रहमतुल्लाह अलैह की जो नस्ल है वो याजूज माजूज के नाम से मशहूर है, कि ये वो लोग हैं कि जो जाके फिर आपका रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान का इलाका, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, अच्छा एक तरफ, और दूसरी तरफ यूरोप, वहाँ से फिर अमेरिका, वहाँ जाके ये सब सेटल हुए हैं। तो ये सारे मिलके याजूज माजूज की नस्ल ही है ये। अच्छा, इंडिया में आप कह लें कि चलें इसमें याफिस रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल भी है, याजूज माजूज भी हैं, और सामी कौमें वो भी आके सेटल हुई हैं, और कुछ अफ्रीकी भी जो कि हामी नस्ल के हैं तो वो भी आके इंडिया में सेटल हुए हैं। तो इसलिए इंडिया में मिक्स हो गया पूरा मामला, और पाकिस्तान में भी वही सिचुएशन है कि मिक्स हो गया। लेकिन और मुल्कों में हर एक की नस्ल अलग अलग खास है। लेकिन अब आप कहें तो यूरोप में सामी नस्ल और हामी नस्ल वो भी आके अफ्रीका से निकल के यूरोप और अमेरिका में भी सेटल हुए हैं, तो अब वो मिक्स हो रहे हैं इंसान, वरना पहले अलग अलग थे। तो बहरहाल ये जो इजिप्ट है ये ज्यादातर हाम रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का नाम, उनका नाम मिस्र था, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे, तो उन्हीं के नाम से ये मिस्र मशहूर हुआ। और सबसे बड़ा जो उरूज हासिल हुआ है वो ये हाम रहमतुल्लाह अलैह की जो नस्ल
की जो कौमें हैं ये ज्यादा सुपर पावर बनी है, सबसे पहले ये बनी। और ये जो फराइन है, फिरौन है, तो वो भी असल में सबसे अच्छा और डेवलप्ड मुल्क जो है पूरे अफ्रीका में वो इजिप्ट ही है। यहाँ आके ये सेटल हुए थे और यहाँ से इन्होंने पूरी ले जाके इनकी हुकूमत चली थी। तो इस दौर की सुपर पावर अफ्रीका में ही गुजरी। अच्छा, वो इसीलिए ये इजिप्ट की हिस्ट्री पे क्यों इसे मुख्तलिफ यूरोप और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में क्यों पढ़ाया जाता है, इसलिए कि सबसे कदीम जो सबसे डेवलप्ड किस्म का मुल्क जो सुपर पावर बना है वो इजिप्ट था। इसलिए इसको बहुत डिटेल से वो अभी तक वो रिसर्च इसमें की जाती है। तो असल वजह ये क्योंकि हाम की नस्ल से हजरत नूर इस्लाम के जो दूसरे बेटे साम है, वो उसके बाद फिर वो सुपर पावर बने कि जब वो बनी इसराइल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में सुपर पावर बने थे। इसके बाद उन्हीं की शाख वह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो सुपर पावर फिर बने थे। और अब तीसरा फिर मौका याफिस की नस्ल यानी याजूज माजूज को सुपर पावर इसके बाद अल्लाह ताला ने इनको बनाया। यानी वो क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ इंसानों को सुपर पावर बनाया इम्तिहान के तौर पर। असल चीज ये तो जनाब, ये असल सिचुएशन वही जो मैंने अर्ज किया था कि याफिस की नस्ल है कि जो सेटल हुए थे, जिन्हें तातारी जो आपके मंगोल आए थे तो वो भी याजूज माजूज थे। इसी तरह यूरोप, रशिया, अमेरिका, जापान, चाइना के तो वो भी याजूज माजूज हैं। और इंडिया पाकिस्तान में मिक्स हुए हैं। तो बहरहाल ये तो अल्लाह ताला ने ये इसलिए किया ये मामला ताकि मुख्तलिफ कौमों को सुपर पावर बन के इनका इम्तिहान किया। तो असल बात ये तो साम की नस्ल में बहरहाल नफरत ज्यादा याफिस की नस्लों में, साम की नस्लों पे ज्यादा रही है कि जिसको एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा वाजे हुआ था। खासतौर पे हिटलर ने इसको वाजे किया था कि ये जनाब सामी नस्ल को हमने खत्म करना है। इसलिए बनी इसराइल यहूदी जितने भी यूरोप में थे इनको बहुत बुरी तरह फिर कत्ल किया गया। अच्छा, उसी पे फिर अब जो बचे हैं तो इन्होंने इसलिए बहुत सारी फिर मूवीज जो यूरोप और अमेरिका में उन्होंने वो बनाई हुई हैं जो एंटी सेमिटिज्म की आपको यूट्यूब में आपको मिल जाएंगी, और इस पर बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी। तो असल यही नस्ल दर नस्ल इंसानों में आपस में नफरतें बनी और वहां से ये सिलसिला चला। तो खैर जनाब, माहिरीन अर्जियात यानी जो जमीन के जो माहिरीन है वो कहते हैं कि अफ्रीका का शुमाली इलाका दौरे कदीम में बहुत जरखेज था, इसलिए सुपर पावर ये बने थे अफ्रीकी जो। और ये 2000 BC का जमाना था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये पूरी मौसमी तब्दीलियां ऐसी आई थी कि ये सहराए आजम जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट ये अफ्रीका में बाद में बना, वरना उससे पहले ये एग्रीकल्चरल एरिया था। लेकिन आजकल इस सहराए आजम को आप देखें तो ये डेजर्ट आपका मोरक्को से लेके इजिप्ट तक फैला हुआ है। इतना बड़ा डेजर्ट है जो दुनिया में। तो अब तब हुआ था कि बहुत सारे जो अफ्रीकी वो फिर दरिया नील के अतराफ पर हिजरत करके आए थे। तो इसी तरह आप ये देखें अफ्रीका में जो बड़ी आबादी है वो दरिया नील के आसपास है, क्योंकि एग्रीकल्चर यहीं पे बनी थी ना, ज्यादा डेवलप हुई। तो खैर नील का डेल्टा दुनिया का जरखेज तरीन इलाकों में से एक है। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है,
तो इसलिए बेहतरीन किस्म की फसलें यहाँ पे बनती हैं। जद्दा में मैंने डेल्टा का चावल खाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि पंजाब का जो चावल है वो ज़्यादा अच्छा है। सऊदी अरब में पंजाब का चावल इजिप्शियन चावल के मुकाबले में 5 गुना महंगा है। यानी इससे आप इमेजिन कर रहे हैं कि जो पंजाबी चावल है वो ज़्यादा महंगा है, और इजिप्शियन चावल इसकी क्वालिटी वो नहीं है, इसलिए वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो ये एक फ़र्क है। उसकी शायद वजह यही है कि एग्रीकल्चर इजिप्ट में उतनी डेवलप नहीं हुई जितनी पाकिस्तान के और इंडिया के पंजाब में और इसी तरह यूपी में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। देखिए फ़र्क है भारत। तो खैर, गुरूब आफ्ताब तक हम दरिया नील के किनारे पर मौसम और पूरे इस मंजर को एक एंजॉय हम करते रहे। होटल वालों ने दरिया के पानी में एक डायरेक्ट मोटर लगाई हुई थी ताकि दरिया के पानी को खींचकर एक छिड़काव यहाँ पे किया जाए। एक खूबसूरती के लिए उन्होंने एक अपने इस होटल को ऐसे इन्होंने किया था ताकि उनकी मार्केटिंग का एक ये तरीका था। तो दरियाए के किनारे पर एक रेलिंग लगी हुई थी, लेकिन इसके पार जाना कानूनी तौर पे इन्होंने मना किया हुआ, यानी दरिया को ऊपर से बंद किया हुआ ताकि लोग, वरना वो स्विमिंग करेंगे और बहुत से फौत भी होंगे, क्योंकि बहुत गहरा दरिया है। इस वजह से एक बहुत, ये आपको पिक्चर में जो नजर आ रहा है, बहरी जहाज नजर आ रहा था, और काहिरा में बड़े बड़े होटल्स, कैसीनोस, नाइट क्लब और एक पूरा याशी के अड्डे पूरे इन बहरी जहाजों में इन्होंने बनाए। तो हम लोग खैर इजिप्शियन खाना इतना पसंद नहीं आया था, इसलिए एक फास्ट फूड ही हमने ली इन्हीं होटल वालों से। और एक साहब जो है वो भी एक टूरिज्म के लिए इजिप्ट के किसी दूर दराज गांव से वो आए थे, इनसे गपशप भी हुई यहाँ बैठी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो बहुत खुश हुए थे, और फिर इजिप्शियंस में पाकिस्तानियों से खास मोहब्बत और गर्मजोशी ओवरऑल नहीं नजर आई, और जबकि जॉर्डन में मैंने अर्ज किया कि वहाँ ज्यादा थी। लेकिन बहरहाल ये जो देहाती जो लोग मिले हैं तो उनमें एक बड़ी जोश और वो उनमें नजर आया। अब मगरिब आ गई, उसका दरिया के अंदर इसको देखा सूरज गुरूब करते हुए। अब मगरिब का टाइम आ गया था तो रेस्टोरेंट में एक कमरे को उन्होंने मस्जिद की शक्ल दे दी थी। अब नमाज के लिए मैं पहुंचा वहां पे। अच्छा, इजिप्ट में पाकिस्तान की तरह खवातीन के लिए कोई अलहदा हॉल मस्जिद का वो नजर नहीं आया, लेकिन सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, हर तरफ की मस्जिदों में खवातीन का होता है, लेकिन यह इजिप्ट में नजर नहीं आया। तो खैर, मगरिब की नमाज में हम और भी लोग आ गए थे, तो सब ने मुझे इमाम बना दिया, नमाज पढ़ी हमने। इसके बाद फिर हमने कहा चलो भी अब निकलते हैं। अब काहिरा का एक आज़ादी चौक की तरफ हम चले, जिसको अरबी में मैदान तहरीर कहा जाता है। आप जानते होंगे इसलिए कि इसी पे ये जो पूरा इनकलाब 2011 में हुआ है ना, कि असल में कि आज़ादी चौक, या उर्दू में इसका तर्जुमा है मैदान तहरीर, इसलिए कि वहाँ पे बहुत बड़े जितने भी एक सियासी मामलात और एहतजाजात जितने आप अखबारात में और टीवी में जो सुन चुके हैं, तो इसी मैदान तहरीर में हुआ। और वहीं पे उन्होंने फिर ये किया कि अपनी जमहूरियत शुरू हुई। तो स्पेशली मेरे कुलीग अहमद नादिर साहब ने स्पेशल कहा था, आप जब कायरा में पहुंचे तो आप इसी मैदान तहरीर में आपको ज़्यादातर होटल्स आपको वहाँ मिलेंगे, इसलिए हमने टारगेट ये किया था। अच्छा, एक जगह पेट्रोल तो फुल कर लिया, अच्छा वो सस्ता था यहाँ पे, इसके सऊदी अरब जैसी प्राइस में ही था, तो ठीक है। तो अब
ज़्यादातर एक्सोन मोबिल कंपनी के पेट्रोल पंप ज़्यादा नज़र थे कि उनकी ऑयल मार्केटिंग इजिप्ट में ज़्यादा उनकी इस तरह से थी। तो खैर, अब इजिप्ट में ऑक्टीन 80 नज़र आई थी। ये ऑक्टीन क्या है? ये ऑयल की मुख्तलिफ शाखें होती हैं उसकी क्वालिटी के। तो सऊदी अरब में हमें 92 ऑक्टेन मिलती है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और 95 भी मिलती है। अब पाकिस्तान में भी अब मिलती हैं। तो लेकिन इजिप्ट में सिर्फ 80 ऑक्टेन थी, यानी वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज इतनी डेवलप नहीं थी। तो खैर, गूगल अर्थ पे मैंने नक्शों के लिहाज से सीधे मैदान तहरीर पे पहुंच गए। तो देखा तो यूं फील हुआ कि जैसे हम कराची में आ गए हैं, बिल्कुल सदर का जो एरिया है कराची का, सेम वही फील हुआ। यानी उसकी असल वजह क्या थी कि यूरोप के शहरों की जो पुरानी बिल्डिंग्स जो अंग्रेजों ने बनाई है ना, सेम वही बिल्डिंग्स थी कि जैसी कराची के सदर में है, या आपको लाहौर में भी सेम आपको ऐसी आपको मिलेंगी। आपको माल रोड के आसपास जो पुरानी बिल्डिंग्स अंग्रेजों के ज़माने की बनी है, तो सेम काहिरा के अंदर भी सेम वही कंस्ट्रक्शन ही हुई थी कि 19वीं सदी के ज़माने में अंग्रेज़ों ने की थी, कि जैसे कराची के एम्प्रेस मार्केट है, तो इस तरह की पुराने डिज़ाइन की बिल्डिंग्स ऐसी नज़र आई। तो खैर, काहिरा की ट्रैफिक में वही इशू था कि जो कराची और पिंडी क्या एक काली पीली टैक्सियां जो पहले चलती थी, अब इतनी नहीं आपको मिलेंगी, लेकिन पहले चलती थी ब्लैक कलर की टैक्सियां जो थी, तो अब तो खैर आपको इतनी नहीं मिलेगी। उनके रंगों की तरतीब उल्ट थी, यानी टैक्सी येलो कलर की थी और छत इसकी ब्लैक कलर की बनी हुई थी। जो कराची और पिंडी में आपने जो पुरानी टैक्सियां हैं तो उसमें ब्लैक कलर की होती हैं और येलो कलर ऊपर छत ऐसे बनी होती है, लेकिन यहाँ इजिप्शियंस में इसका उल्टा मामला था। और यहाँ पे देखा तो इज़्दिहाम बहुत ज़्यादा था, यानी वही कल्चर के जैसे हमारे पुराने, यानी अब से मेरे बचपन में जैसे हम बसों में जाते थे तो लटक लटक के हम भी सफ़र करते थे, तो सेम वही सिचुएशन मिस्र में भी नजर आई। और एक बिल्कुल नफसा नफसी का हाल था, और पैदल लोग अब चलती गाड़ियों से भी गाड़ी पार करने के लिए आ रहे थे, लेकिन गाड़ियों वाले इन्हें रास्ता देने को तैयार नहीं थे। तो बस उसी तरह के हॉर्न, और यही एक पूरा कल्चर वही कायरा में भी वही नजर आया जो पाकिस्तान में भी आपको नजर आता है। तो सऊदी अरब में रहने के बाद अब मुझे थोड़े से ड्राइविंग के कुछ एथिक्स याद आ गए थे, और वो उसूल यही है कि अभी आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन कोई लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं तो आप गाड़ी को आहिस्ता कर लें या रोक लें गाड़ी को, अगले को क्रॉस करने दें पहले। एथिक तो यही है। तो बहरहाल मुझे अब चुके इसके याद आए तो मैंने किया, लेकिन अब मैंने करना तो पीछे से जनाब लोगों के हॉर्न शुरू हो जाने, तो बहरहाल अब बर्दाश्त किया। लेकिन ये है कि पैदल जो लोग क्रॉस कर रहे हैं तो ज़रा वो पहले हो जाए। इस पर इन लोगों में एक खुशगवार हैरत बहरहाल नजर आई लोगों की कि यार ये हमें जगह दे रहे हैं निकलने के लिए। तो बहरहाल ये एक एथिक्स तो यही है ना हमारे। फुटपाथ पर खड़े टूरिस्ट ग्रुपों के एजेंट इनको एक पूरे घेरने की पूरी वो कोशिश कर रहे थे, वो नजर आ रहे थे। तो खैर जनाब, अब देखा कि काहिरा के 5 स्टार होटल तो बहुत महंगे थे, और एक सीजन का उरूज भी था कि गर्मी में यूरोपियंस अमेरिकन्स बहुत आते हैं इजिप्ट में टूरिज्म के लिए, तो वो बहुत था। तो एक आध 4 स्टार कहलाने वाले होटल को देखा तो यहाँ पे ठहरने के काबिल कुछ
अच्छा महसूस नहीं हुआ। और एक मुझे कैनेडियन हॉस्टल की बिल्डिंग नजर आई जो साफ सुथरा हॉस्टल था और इसका जो रेट भी था तो वो लिखा हुआ था और वो बड़ा रीजनेबल था। तो यहाँ पे खैर हम रुके। अब स्टाफ को रवैया भी बड़ा अच्छा था, लेकिन अब मसला था पार्किंग का, क्योंकि ये इस तहरीर जो चौक है यहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू था। तो खैर एक थोड़ी देर के लिए मैंने जरा रुकी थी, तो होटल के एक काउंटर जो है यहाँ पे इनसे गया था, तो उन्होंने एक कोलीग को भेजा कि आपको पार्किंग का अरेंज भी कर लें। तो ये बहरहाल था। तो रात के खाने के तौर पर मैंने चौंसा से मिलते जुलते कुछ इजिप्शियन आम खरीदे थे। शक्ल ऐसी थी, चौंसा जैसी थी, और जब खाया तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यानी काफी हद तक चौंसा से मिलता जुलता था, उतनी क्वालिटी अपना कहें चौंसा जितनी, लेकिन था बड़ा अच्छा। तो खैर अगले दिन हम एक लंगड़ा से मिलते जुलते आम भी खरीदे थे। तो वो बिल्कुल लंगड़े आम जैसे मिलते जुलते ही थे, लेकिन गुठली जो है उसमें रेशा बहुत था। ये खैर यहाँ का एक्सपीरियंस हुआ मैं इजिप्ट के टूरिज्म में। तो खैर जनाब हम सुबह में आराम से सोए वहां पे, और सुबह उठे तो अब नाश्ता इस कमरे के उसी जो फीस हम पे कर चुके थे उसका हिस्सा ही था। तो ये लॉन्ड्री की सहूलत भी यहाँ पे मौजूद थी। तो बहरहाल हमें इतनी खास ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और हॉस्टल के एक दीवार में खूबसूरत पेंटिंग भी नजर आई कि जिसमें कदीम दौर के एक दुकान को दिखाया गया था। अच्छा देखा तो एक जापानी ग्रुप भी उसी डाइनिंग हॉल पे बैठे हुए थे। तो ये लोग बड़े अजीब से नजर आए। यानी इजिप्शियन आपने वो देखे हो, स्पेशली चाइनीज, तो उनकी शक्लें और तरह की होती हैं, लेकिन जापानियों की जरा और तरह की थोड़ी थी। तो ये घंटों में एक दूसरे के सामने सुम्मुम बुकमुन करके बैठे थे। यानी कोई बातचीत नहीं करनी, खामोशी से बस एक दूसरे के सामने बैठना इनमें नजर आया। ये एक अजीब चीज थी। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे हमारे सूफिया के यहाँ कम खाने, कम सोने और कम बोलने का जैसा उनके यहाँ एक रूल है, तो सेम ऐसे ही जर्मन्स में, सॉरी जापानियों में मुझे ये नजर आई कि बिल्कुल खामोशी से एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। बहरहाल जनाब हम लोग तो ज्यादा गपशप करते हैं, तो ये बात तो है। तो इसी तरह कम खाने कम सोने में इत्तेदाल ही होना चाहिए। ये नहीं कि इतना ही कम कर लें कि जिस्म की एनर्जी पूरी ना हो, और नींद भी रीजनेबल इतनी तो पूरी करें कि जिससे आपका जिस्म एक्टिव हो जाए। उसके बाद इतना तो करें। इटालियन भी लोग वहां पे नजर आए नाश्ते के मौके पे। वो इटली से आए हुए थे टूरिज्म के लिए, तो एक बाप बेटा भी थे। तो हॉस्टल में इंटरनेट की सहूलत भी थी। काफी दिन से मैंने अपनी ईमेल्स नहीं देखी थी, अखबारात भी नहीं देखे थे पाकिस्तानी, तो मैंने कुछ मिनट के लिए वो भी देख लिया वहां पे। अब इसके बाद हम काहिरा की एक सियाहत के लिए हम फिर शुरू हुए। तो अब हमारा टारगेट पहले था काहिरा का अजायब घर जो है, म्यूजियम जो है, वो देखना था। असल में काहिरा के अंदर ये एक टूरिज्म का सबसे अहम हिस्सा होता है, जिसको हम मैदान तहरीर के बिल्कुल पास ही है ये। अच्छा मैदान जो है ना, ये अरबी में मैदान जो है ये कहते हैं चौक को, तो ये फर्क है। वरना हम तो मैदान खुली जमीन को कहते हैं ना उर्दू में, लेकिन अरबी में मैदान कहते हैं चौक को। और तहरीर का मतलब है आजादी, तो आजादी चौक था ये। तो खैर जनाब अजायब घर इतना बड़ा है, ये मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था इसका,
कि इसको हर चीज को आप देखने पे एक एक मिनट भी आप अगर लगाए ना, तो फिर आपको 8 महीने तक आप इस म्यूजियम को आप देख सकेंगे। तो जनाब ये एक सिचुएशन थी। तो खैर, अब तारीख के मुताले का अगर पुरानी हिस्ट्री को आपने देखना हो तो कायरा के इस म्यूजियम में आपको नजर आएगी, लेकिन वो चूंकि लंबी बात होगी तो इसलिए इसको मैं फिर अगले लेक्चर में कवर करता हूँ। तो फिर अब हम इसे मुकम्मल करते हैं बात को, क्योंकि अब मैंने फिर ये किया कि जाके इनका इस को देखा जाके म्यूजियम को, और फिर काहिरा के अंदर अहराम देखे, ये अहराम थे क्या, इसके अंदर क्या था, क्या मामला था, वो देखा। और फिर मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर फिर सलाउद्दीन अय्यूबी का किला देखा, और फिर सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम जहाँ जाके सेटल हुए थे वो देखा। तो इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मैं अर्ज करूंगा इंशाल्लाह। तो जो भी क्वेश्चन है आप बिला तकल्लुफ आप ईमेल कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।